जी हाँ दोस्तों, ये तो गजब स्थिति हो गई। अमित शाह को बुलानी पड़ गई अर्जेंट मीटिंग, बागियों से जवाब तलब। क्या वाकई पलट रहे हैं दो सांसद? जा रही है सांसदी? क्या बिरला के एक छोटे से एक्शन के बाद में शाह फंसते हुए नजर आ रहे? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, बीते एक महीने से जिस तरीके से मोदी, शाह और भारतीय जनता पार्टी के साथ में सत्ता का दरबारी और गोदी मीडिया जिस अंदाज में खबरें लिख रहा था, जिस तरीके से खबरें चला रहा था, जिस तरीके से देश की जनता को भ्रमित करते हुए आ रहा था, वो एक झटके में चकनाचूर होते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि दोस्तों, कल को क्या हो जाए मैं नहीं कह सकता, मगर आज 4 जुलाई को दोस्तों इस वक्त की जो खबर है, सबसे बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खेमे को झकझोर देने वाली। इसीलिए अमित शाह को एक अर्जेंट मीटिंग बुलानी पड़ गई। अमित शाह को उन बागी सांसदों से बात करने की जरूरत पड़ गई। अमित शाह हैरान रह गए इस बात को लेकर के कि ओम बिरला, जिन्होंने पहले नोटिस जारी किया था, अचानक उनका ये एक्शन किस तरफ इस पूरी राजनीति को किस करवट बैठाएगा। जाहिर तौर पर दिल्ली से लेकर के बंगाल और महाराष्ट्र तक इसकी हलचल और इन तमाम चीजों को लेकर के एक सस्पेंस क्रिएट होना बहुत स्वाभाविक है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या वाकई उन सांसदों की सांसदी चली जाएगी जिन्होंने पार्टी लाइन को साइड में रख करके मन मर्जी दिल्ली के इशारे पर सब कुछ ध्वस्त करते हुए अपना एक अलग रुख लिया, बगावत नहीं की, गद्दारी की पार्टी से। दोस्तों, आपको इस बिटवीन द लाइन क्या क्या चीजें हैं, क्या डिटेल्स हैं, क्या अपडेट्स हैं, वो आपको बताऊंगा। मगर दोस्तों, क्या ऐसे में वो 360 तक का संसद के भीतर जब मानसून सत्र के अंदर उस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक जो कि परिसीमन और डिलिमिटेशन का था, क्या वो अटक गया दोस्तों? क्योंकि महज 318 सांसदों तक ही भारतीय जनता पार्टी की एनडीए पहुंच पाई है। 318 चाहिए 360, 42 सांसदों की कमी है। इस बीच में शरद पवार की एनसीपी को तोड़ पाना अब एक तरीके से उनके सामने असंभव बनकर खड़ा हो चुका है। दोस्तों, दरअसल मैंने आपको बताया था कि कैसे एक दिन पहले दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जिस तरीके से, जिस अंदाज में बागी गुट के सांसदों ने मुलाकात की और उसके बाद में ममता बनर्जी के गुट के सांसदों ने जिस तरीके से मुलाकात की, लेकिन इस बीच में एक और स्थिति सामने आ गई, पार्टी पर कब्जा करने वाली, जिसमें विधायकों ने आकर के भी मुलाकात की थी। लेकिन दोस्तों, अब जो ओम बिरला ने जो नोटिस जारी किया है, जिनमें बागियों से जवाब तलब किया गया है कि आप लिखित में उन बिंदुओं के साथ में जो नियमों के हिसाब से हैं कि अगर आप पार्टी 2/3 सांसदों और विधायकों के साथ में छोड़ते हैं तो पार्टी पर आपका कब्जा हो जाएगा। और यही वो पेच फंस रहा है, यही वो कैच है जिसमें बागियों के पास में दरअसल वो चीजें नहीं है जो चीजें इस वक्त ममता बनर्जी के पास में है। पार्टी का नाम, संगठन, पदाधिकारी। देखा जाए जमीन पर तो ममता बनर्जी के साथ में खड़े होते हुए और खड़े हैं इस वक्त। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर गया और गुजरता जा रहा है, इस बीच में लोकसभा के स्पीकर और चुनाव आयोग दोनों की यहां फाइलें अटकी और फंसी हुई हैं। बंगाल में विधानसभा अध्यक्ष की तरह नहीं कि जैसे ही 58 विधायक टूटे उनके पास गए, उन्होंने फौरन कंसिडर करके उनको मान्यता दे दी। मान्यता अभी तक नहीं मिली है लोकसभा के भीतर में। तो एक तरीके की ओहापो उन सांसदों के भीतर भी है, क्योंकि दोस्तों नियम और कानून के हिसाब से, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के हिसाब से, उसके अनुसूची 10 के क्लॉज 4 के हिसाब से, और दूसरा जहां पर एक पेच फंसता है जिसको लेकर के दरबारी और बहुत सारे कथित बुद्धिजीवी कहते हैं कि नहीं साहब, विप तो महज संसद के अंदर या सदन के अंदर चलता है, ऐसे विप का कोई मतलब होता नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये दो ऐसे बिंदु हैं जिनके आधार पर अब कोर्ट से पहले ही लोकसभा स्पीकर के यहां पेच फंस गया। क्योंकि जैसा कि उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी, जब उन्होंने ममता की पार्टी को टूटते हुए देखा तो अपनी पार्टी के लिए एक व्हिप जारी कर दिया मीटिंग में आने का। जाहिर तौर पर पार्टी विरोधी गतिविधि कोई शख्स करता है, पार्टी की चीजों को लेकर के पार्टी के खिलाफ कोई एक्ट करता है और पार्टी व्हिप जारी करती है मीटिंग के लिए,
जरूरी नहीं कि वो संसद के सदनों के अंदर या विधानसभा के सदन के अंदर ही व्हिप काम करे। जाहिर तौर पर जब पार्टी का जुड़ा हुआ मामला है तो पार्टी की मीटिंग और पार्टी अपने स्तर पर जो मीटिंग बुलाती है उसमें ना आना भी व्हिप की खिलाफ वर्जी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये नियम कह रहे हैं, ये देश के सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील कह रहे हैं, कपिल सिब्बल से लेकर के दूसरे लोग कह रहे हैं। इसीलिए कपिल सिब्बल ने कहा था कि क्या तमाशा बना रखा है, लोकतांत्रिक और संवैधानिक नियमों के धज्जियां उड़ा करके जिस तरीके से दिल्ली इन लोगों को तोड़वा रही है, अब वो चीजें गले की फांस बनती हुई नजर आ रही। और इन तमाम चीजों को जोड़ घटाव करके कैलकुलेशन करके खबरें ये आ रही हैं कि एक बंगाल और एक महाराष्ट्र से एक एक जगह, दोनों जगहों से एक एक सांसद के मन में अब वो स्थितियां आनी शुरू हो गई जहां वो दुराहे पर खड़े हुए कि क्या वो जहां पर बगावत करके गए वहीं पर ठीक हैं आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि 29 बहुत ज्यादा दूर नहीं दोस्तों, 26 चल रहा है, 27 और 28 2 ही साल का वक्त बचा है, क्योंकि 29 के फरवरी में चुनाव की घोषणा हो सकती है, फरवरी मार्च अप्रैल में चुनाव होंगे। तो ऐसे में महज 2 वर्षों के बाद में ये करेंगे क्या? ये खबर दरअसल मुझे भी चौंका रही थी, क्योंकि सोच समझ करके इन बागियों ने सारा फैसला लिया। और इन स्थितियों को लेकर के दोस्तों शाह की एक इमरजेंसी मीटिंग रही। वैसे तो शाह की मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में हुई थी, उसके बाद में वो राष्ट्रपति के पास गए थे, राष्ट्रपति के पास पहुंच करके उन्होंने एक रफ लिस्ट उनको सौंपी थी कैबिनेट के अंदर संशोधन या कैबिनेट के अंदर रिशफल को लेकर, कैबिनेट के विस्तार को लेकर के। अब उस कैबिनेट के विस्तार को लेकर के एक अलग तरीके की मीटिंग तो हुई, फिर से एक मीटिंग हुई है, जिस मीटिंग में अमित शाह लगभग चीजों को फाइनलाइज कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उन तक ये बात पहुंची कि अगर मान लीजिए 6 में से, आप देखिए 9 सांसद थे उद्धव ठाकरे के, 9 सांसद में से 6 साइड हुए, बगावत की या फिर कुछ लोगों के शब्दों में गद्दारी की, जैसा अभी आप सोच लें। अब उसमें से दोस्तों 2/3 होने के लिए 6 जरूरी है। एक भी अगर खिसका, 5 पर वो तादाद आई तो फिर उन सांसदों की सांसदी जानी तय है। इसमें ना बिरला रोक सकते हैं, ना कोई कानून और नियम का सहारा लेकर के कर सकते हैं। अभी तक ये जो कहा जा रहा था कि साहब महाराष्ट्र में पहली बार 2022-23 में जो टूट हुई थी उसमें पार्टी संगठन पदाधिकारियों का ध्यान नहीं रखा था लोग विधानसभा के वहां के स्पीकर ने, लेकिन सिर्फ उन्होंने 2/3 आंकड़े को देखा था। और 6 से अगर 5 रह गए तो 2/3 का आंकड़ा खिसक करके कम हो जाएगा। पहले ही उद्धव ठाकरे ने जो लेटर दिया था लोकसभा स्पीकर को कि व्हिप जारी करने के बाद में इन बागियों का उल्लंघन करना दरअसल पार्टी की लाइन से अलग होने का एक खुला कदम है और ऐसे में इनकी सदस्यता को रद्द किया जाए। पहले से ये केस पेंडिंग है लोकसभा स्पीकर के यहां। दूसरा दोस्तों, बंगाल के अंदर, बंगाल में 29 सांसद थे टीएमसी के, 29 सांसद में से टीएमसी के एक सांसद के मौत हो चुकी है, देहांत हो चुका था, जिसकी वजह से उनके पास 28 सांसद। तकनीकी तौर पर देखा जाए तो जीता हुआ वो सांसद जो देहांत कर जिनकी मौत हो चुकी है वो भी तो टीएमसी की तरफ से थे, जिसमें से बचे 28 में से 20 अलग हो गए। यानी कि दोस्तों 20 अलग हुए और 20 में 19 हर हाल में चाहिए। 20 में से एक खिसक गया, 19 पर आकर यानी कि बॉर्डर पर रुक जाते हैं। और अगर एक खिसकेगा तो फिर उसमें इस बात के ज्यादा चांसेस हैं कि कोई किसी एक के और भी जाने के चांसेस बन सकते हैं। अभी दोस्तों 1-2 दिन पहले साइनी घोष को लेकर के एक पोस्टर खूब वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कुछ चैप्टर्स की बात की थी। ये पहला चैप्टर, ये दूसरा चैप्टर, आगे का चैप्टर बाकी है और इस किताब के लेखक तो मैं ही हूं। तो दोस्तों उसके जो पहले मायने के तौर पर जो दिखाए जा रहे थे, लेकिन उसके दूसरे मायने को भी बहुत सारे लोग निकाल रहे हैं कि क्या जो दूसरा चैप्टर, इस किताब के लेखक हम ही हैं, दूसरे चैप्टर में अगर स्थितियां बिगड़ी तो फिर क्या साइनी घोष ऐसा कुछ कर सकती है? हालांकि इस बात के चांसेस बहुत कम ना के बराबर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन स्थितियों में शाह को दरअसल अब फिर से मंथन करने की जरूरत पड़ गई और ये मंथन उनको उस स्टेज पर ले जा रहा है जहां पर एक बार फिर से वो उसी जगह आकर खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं जहां पर बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले खड़े हुए थे। तो सवाल यह है कि फिर हासिल क्या होगा? ऐसे भी इन दोनों ही महाराष्ट्र और बंगाल के सांसदों को तोड़ने के बावजूद भी
उनका ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आप देखिए जो पूरी तादाद इनकी एनडीए की मिला करके, जिसमें इन 26 को जोड़ भी लिया जाए, टोटल 318 ही बनती है। 42 सांसदों का जुगाड़ कर पाना शाह के लिए, मोदी के लिए संसद के फ्लोर पर आसान दिखाई नहीं दे रहा है। मान लीजिए कि जो लोग न्यूट्रल है ना एनडीए में है ना इंडिया गठबंधन में, वो लोग आते हैं और वो सारे के सारे आ जाएं, ऐसा दिखाई नहीं देता। तो इस बात की भी संभावना दिख रही है कि मॉनसून सत्र में अगर वोटिंग होती है फिर से संविधान संशोधन की, तो बहुत जरूरी नहीं है कि जिस अंतरात्मा का जिक्र ये लोग बार बार करते हैं, वही अंतरात्मा तो नायडू की पार्टी के सांसदों के भीतर भी हो सकती है, क्योंकि ये ओपन वोट तो होता नहीं है। ये ध्वनि मत से तो पास करना नहीं कि हाथ उठाना है साहब, हाँ हाँ यस यस बोलना है। सीक्रेट वोटिंग होगी। अगर नायडू के और कुछ गड़बड़ किए हुए 12 में से कुछ नीतीश के भी अगर अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर अपनी अपनी पार्टी और अपनी अपनी पार्टियों के राजनीतिक भविष्य को देख करके कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की, इस बात की संभावना काफी ज्यादा है हाल के घटनाक्रम को देख करके। तो ऐसी स्थिति में एनडीए और बीजेपी खड़ी कहां पर है और हासिल क्या हुआ? इसीलिए दोस्तों अब स्थिति एक ऐसे मोड़ पर है जिसको लेकर के बहुत कुछ कहा जा रहा है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।